हाँ तो प्यारे बच्चों सभी को गुड आफ्टरनून। अभी आज अपने जोधपुर ग्रामीण के बारे में पढ़ना है। तो लिखो बेटा जोधपुर ग्रामीण के बारे में। सबसे पहले तो प्रॉपर जोधपुर जो है उसकी चर्चा अपने अलग से करेंगे। अभी जोधपुर ग्रामीण की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने जयपुर पढ़ा है ना बेटा, जयपुर ग्रामीण और जयपुर पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि जयपुर जो है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर छोटा सा क्षेत्र है ना, और उसके चारों ओर कौन सा जिला है? जयपुर ग्रामीण जिला है। जयपुर के चारों ओर जयपुर ग्रामीण जिला है। उसी प्रकार से जोधपुर के चारों ओर जोधपुर ग्रामीण जिला है बेटा। तो पहले हम किस वाले को पढ़ेंगे? बाहर वाले को, मतलब जयपुर ग्रामीण को पढ़ेंगे और जोधपुर ग्रामीण को पढ़ेंगे, और उसके अंतर्गत हम किसको पढ़ लेंगे? जोधपुर को पढ़ लेंगे। तो जोधपुर के जो उपनाम पढ़ेंगे अपने, जैसे कि इसको सन सिटी भी कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहा जाता है, ब्लू सिटी भी कहते हैं इसको, जोधपुर के जो नाम है, जोधाना भी कहा जाता है इसको। तो वो तो सारे नाम हम किसमें पढ़ेंगे? जब जोधपुर जिला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण में आप लोग लिखें, इसमें पहले लिखो जोधपुर की स्थापना। जोधपुर की स्थापना सॉरी जोधपुर ग्रामीण पढ़ रहे हैं। तो जोधपुर ग्रामीण, तो इसमें आपको जोधपुर ग्रामीण की स्थापना लिखनी है। सीधा इसमें लिखना बेटा ऐसे कि जोधपुर की स्थापना 13 मई 1459 को 13 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राव जोधा के द्वारा, ठीक है। 13 मई 1459 को। 1559 में कौन सा नगर बसाया गया था? उदयपुर। 1459 में कौन सा नगर बसाया गया? जोधपुर। इसमें लिखना बेटा जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा, जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा 6 जिलों से लगती है बेटा। जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है बेटा? 6 जिलों से। सबसे पहले लिखो बेटा ब्यावर, सबसे पहले लिख दो ब्यावर। उसके बाद में लिख दो नागौर। उसके बाद में लिख दो बेटा फलोदी, लिख दिया बेटा फलोदी। इसके बाद में जैसलमेर, बालोतरा, पाली। जैसलमेर, बालोतरा और पाली। कितने जिलों की सीमा लगती है बेटा इसके साथ? 6 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें ब्यावर, नागौर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा और पाली। अब देखो कि जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण दो तो ये हो गए बेटा। इसके बाद में फलोदी 3 हो जाएगा, जैसलमेर 4 हो जाएगा, बालोतरा कितने हो जाएंगे? 5। अब आपको याद रखना लगना जोधपुर ग्रामीण जोधपुर संभाग के अंतर्गत लिखना। इसमें संभाग लिख लो, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, आता है। जोधपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं बेटा? 6 जिले। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। सबसे पहला जिला है जोधपुर। दूसरा जिला लिखना आपको जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। तीसरा जिला आपको लिखना है फलोदी, फलोदी। फलोदी के बाद में लिख लेना बेटा एक जैसलमेर, एक लिखना बेटा बालोतरा, बालोतरा, और एक जिला लिख लेना बेटा बाड़मेर।
तो जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं बेटा? 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। वापस से रिपीट करो बेटा, जोधपुर जो जिला है उसकी हम बात करें तो दो प्रकार से पढ़ते हैं, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बिल्कुल मध्य में अवस्थित है कौन सा जिला बेटा? जोधपुर जिला। ठीक है, जोधपुर जो ग्रामीण जिला है ये राजस्थान के अन्य कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है बेटा? 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें इधर ब्यावर है, ऊपर नागौर है, उसके बाद में फलोदी है, उसके बाद में जैसलमेर है, उसके बाद में बालोतरा है और उसके बाद में पाली है। जोधपुर ग्रामीण जो जिला है ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है बेटा। और जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से बेटा? जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और जैसलमेर, इसके बाद में बालोतरा और कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। ये इसमें के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। इसके बाद में लिखो बेटा इसमें उपखंड। उपखंड तो 10 उपखंड है बेटा इसमें। ये जो जिला होगा जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण, तो उसके हिसाब से देखें तो उत्तरी जोधपुर और दक्षिणी जोधपुर तो इसमें आ ही जाएंगे। तो इसमें लिखना ना बेटा उपखंड, ऐसे बनाओ जैसे हम सारों के बनाते हैं। उपखंड, उपखंड इसके अंतर्गत 10 रखेंगे और बाद में इसके अंदर तहसीलें, लगभग 12 तहसीलें आ जाती है बेटा इसमें। तो एक बार लिख रहे हैं, तहसीलों की संख्या मत लिखना एक बार। तो इसमें सबसे पहले लिखो उपखंड में जोधपुर उत्तर, जोधपुर उत्तर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? जोधपुर दक्षिण। जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, ऐसा ही अपने नवीनतम में पढ़ेंगे। वो वही बात है ना बेटा नगर निगम के हिसाब से, कि जोधपुर की जो पूरी सीमा ये नगर निगम के तहत रखी गई है, उसमें इन्हीं नगर निगमों का क्या थोड़ा थोड़ा हिस्सा देके किसको छोड़ दिया गया? जोधपुर को छोड़ दिया गया। तो वो नगर निगम वाली बात है, एक बार लिख ले। इसके बाद में अगला उपखंड लिखे बेटा लूणी। तीसरा उपखंड हो जाएगा लूणी। चौथा हो जाएगा बिलाड़ा, बिलाड़ा उपखंड। चौथा उपखंड है बिलाड़ा बेटा। और पांचवा उपखंड पढ़ना बेटा भोपालगढ़। भोपालगढ़। इसके बाद में लिखो बेटा पिपाड़ सिटी, पिपाड़ सिटी। अगला जो है वो हो जाएगा पिपाड़ सिटी। और पिपाड़ सिटी के बाद में लिखो ओसिया, ओसिया। इसके बाद में बावड़ी, ओसिया। और कौन सा हो जाएगा बेटा? बावड़ी। उसके बाद में शेरगढ़, शेरगढ़। और शेरगढ़ के बाद में लास्ट लिख देना बेटा बालेसर, बालेसर, बालेसर। कितनी होगी बेटा? 10 होगी। इनके आगे संख्या भी लगा दो। अब इसमें तहसीलें लिख लो बेटा। इसमें तो यही लिख देना बेटा जोधपुरी, ठीक है, जोधपुर। तो अब ये जो जोधपुर उपखंड है ना बेटा, इसके अंतर्गत आप लोग लिखें तहसील जोधपुर का नगर निगम, या चलो ऐसे मत लिखो, इसके आगे सीधा ही लिख दो बेटा जोधपुर, जोधपुर लिख दो बेटा। ये उत्तर जोधपुर, इसके आगे जोधपुर लिख दो एक बार, जोधपुर। ये नगर निगम के क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप वैसे कंफ्यूज होगे तो इतना ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद में जो है लूणी जो उपखंड है बेटा, लूणी उपखंड में तहसील लिख दो बेटा लूणी और झंवर, लूणी और झंवर तहसील है बेटा, लूणी और झंवर तहसील। बिलाड़ा में बिलाड़ा है, बाकी सभी में बिलाड़ा ही बेटा। ओशिया में ओशिया और तिवारी है, बाकियों के सेम लिख दो। अरे बिलाड़ा में बिलाड़ा ही आ जाएगी तहसील।
इसके बाद में भोपालगढ़ में भोपालगढ़ ही है, और इसके बाद में पिपाड़ सिटी है, पिपाड़ सिटी है। बावड़ी में बावड़ी है, शेरगढ़ में शेरगढ़ ही आ जाएगी, बालेश्वर में बालेश्वर, खेसला और चामू। एक हो जाएगी बालेश्वर, एक हो जाएगी शेखला है बेटा, शेखला, और एक है चामू, चामू। इनमें बावड़ी, हाँ अलग अलग। शेरगढ़ में शेरगढ़, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब आपको तो दिख रहा है बेटा सभी को? आराम से पहले तहसीलें लिख लो, और एक बार बेटा अध्ययन कर ले इनका, जो हमने लिखा है अभी तक इसको एक बार पढ़ ले, क्योंकि 2-3 बार शुरुआत से पढ़ते हुए चलेंगे तो थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा और आराम से समझ भी आता रहेगा। हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी, एक तो सबसे पहले जोधपुर की स्थापना पढ़ी है और संस्थापक पता चल गया कब स्थापना हुई है। फिर जोधपुर जिले की बात करें तो इसमें हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण पढ़ेंगे। अब ग्रामीण का मैप आपको पता ही है कि चारों ओर कौन सा ग्रामीण है और बीच में कौन सा है, जोधपुर है बेटा, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें कि जो जोधपुर जिला है, इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा है कि ये कितने जिलों से सीमा बनाता है बेटा, 6 जिलों से। हाँ आंतरिक जिला जोधपुर, सॉरी एक और कर दो बेटा, जोधपुर ये आंतरिक सीमा बनाता है। इसके आगे नोट लगा के अलग से लिखना, आंतरिक जिला है ये, आंतरिक सीमा बनाता है, आंतरिक सीमा जोधपुर, आंतरिक सीमा जो बनाएगा वो जोधपुर बना देगा, आंतरिक सीमा जोधपुर हो जाएगी। इसके अलावा हम देखा था कि ये जो जोधपुर ग्रामीण है ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो कौन से संभाग में बेटा, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले, 6 जिले। तो देखो बालोतरा भी बाड़मेर से बना हुआ है, तो ये तो दोनों एक साथ याद ही रह जाएंगे, बालोतरा बाड़मेर। एक अलग से जैसलमेर, और ये तीनों के तीनों क्षेत्र हमने जोधपुर के पढ़े ही है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा कौन सा संभाग हो जाएगा, जोधपुर संभाग हो जाएगा। इसके बाद में हमने उपखंड पढ़ ली है, और इसकी टोटल हमने क्या पढ़ ली है, तहसीलें पढ़ ली है। तो इसके बाद में लिखना जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय, जोधपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय जोधपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय जोधपुर होगा बेटा। इसका जो मुख्यालय रहेगा वो कौन सा रहेगा, जोधपुर रहेगा। जोधपुर जिले का जो मुख्यालय होगा वो कहां होगा, जोधपुर में ही होगा। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट, अब जोधपुर का इसकी विशेष बातें हम लोग लिखेंगे बेटा। जोधपुर ग्रामीण जिले में विधानसभा सीटें लिखो बेटा, जोधपुर ग्रामीण जिले में विधानसभा सीटें लिख दो बेटा, विधानसभा सीटें। तो इसमें सबसे पहले लिखो बेटा बिलाड़ा, लूनी, शेरगढ़, बिलाड़ा, लूनी, एक लिख देना बेटा शेरगढ़, और शेरगढ़ के बाद आप एक लिख दे ओशिया और भोपालगढ़, ओशिया और एक हो जाएगी आपकी भोपालगढ़। टेस्ट में तो नहीं आया ऐसा कोई प्रश्न आपके अभी तक विधानसभाओं से, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर टोटल कितनी तहसील कितनी हो गई बेटा, 5। तो मैं लिख देता हूं जोधपुर ग्रामीण में, मैं लिख देता हूं बेटा 5 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। सीट वैसे लिख देने दिया, सीटें हैं, विधानसभा सीटें, 5 विधानसभा सीटें जोधपुर ग्रामीण के अंदर। इसके बाद में और जो विशेषता लिखनी है, मुख्य नदी लिख दो बेटा लूनी नदी, मुख्य जो नदी है
वो है आपकी लूणी नदी, मुख्य नदी लिखनी है लूणी नदी। ओके, अब इसमें सबसे पहले जो अपने विशेषता पढ़ने वाले हैं बेटा, वो लिखना खेजड़ली गांव। जोधपुर में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव तो किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा खेजड़ली गांव? है यहाँ पर कौन सा कांड हुआ था? खेजड़ली कांड से जाना जाता है बेटा ये अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में। कितने? 1730 में। और कितने लोगों ने बेटा? 363। देखो ये इसमें ना बेटा एक आंकड़ा ध्यान रखना कि भी अमृता देवी बिश्नोई जी तो इसमें शामिल है ही, लेकिन उनकी 3 पुत्रियां सहित 363 लोग इसमें जो है वो मतलब शहादत दे दी थी खेजड़ली के वृक्ष को बचाने के लिए। देखो एक अलग बात है, एक तो अपना होता है खेजड़ली आंदोलन है या खेजड़ली हत्याकांड है, लेकिन एक आपने सुना होगा ना चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध अपने राजस्थान से नहीं है बेटा, चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है। ठीक है, खेजड़ली हत्याकांड का जो संबंध है वो अपने कहां से? राजस्थान से है। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। हमने जब गंगा नदी पढ़ी थी, गंगा नदी में हम लोगों ने भागीरथी नदी पर एक बांध पढ़ा था और उस बांध का नाम क्या था? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है ना। उस टिहरी बांध को बनाने के लिए जब बहुत बड़े क्षेत्र से वन काटने का आदेश दिया गया था ना बेटा, तो वहां के लोगों ने वनों को बचाने के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत की थी उसे हम कहते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? हाँ, तो इसमें लिखना बेटा खेजड़ली गांव, या इसको गुडा बिश्नोई ग्राम भी कहते हैं ना। खेजड़ली गांव ओब्लिक लगा के लिख लेना बेटा गुडा बिश्नोई ग्राम भी कहते हैं। गांव भी लिख दो, ग्राम भी लिख दो, एक ही बात है। गुडा बिश्नोई गांव लिखो। इसमें जोधपुर में अभय सिंह ने, जोधपुर में मतलब खेजड़ली गांव जोधपुर में अभय सिंह ने, अभय सिंह ने अपने तत्कालीन हाकिम, अभय सिंह ने अपने तत्कालीन हाकिम, तत्कालीन हाकिम गिरधर दास को, गिरधर दास, अब गिरधर दास को, गिरधर दास को खेजड़ी के पेड़ों को काटने की आज्ञा दी। खेजड़ी के पेड़ों को काटने की आज्ञा दी। तो ये पूछा जा सकता है ना बेटा उस समय शासक कौन था? तो शासक कौन था बेटा? अभय सिंह था। और अभय सिंह लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख दो 730 से 734, ये 1730 से 1734 तक रहा था बेटा अभय सिंह। मारवाड़ में जो अभय सिंह था ये 1730 से 1734 तक का राजा था। और 1730 में अपने खेजड़ली कांड पढ़ते तो इसका शासनकाल था। उस समय राजा पूछा जाए तो अभय सिंह था। तो लिखना बेटा अभय सिंह ने अपने तत्कालीन हाकिम गिरधरदास को खेजड़ी के पेड़ों को काटने की आज्ञा दी। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लिख दिया क्या लिखा है? नेतृत्व में बिश्नो जोधपुर के नेतृत्व में खेजड़ली गांव जोधपुर, ऐसे लिखना। नेतृत्व में खेजड़ली गांव जोधपुर में बिश्नोई संप्रदाय के, बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने नहीं 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों से चिपक कर बलिदान दिया।
खेजड़ी के पेड़ों से चिपक कर बलिदान दिया। इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन या राजस्थान में चिपको आंदोलन कहते हैं। ये उसकी उपाधि होगी ना इस प्रकार से। बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने बलिदान दिया बेटा, और इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन या राजस्थान में चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब नोट लगा के लिख दो वो बात ताकि आपको याद रहे। नोट लगा कर लिखना बेटा, कोई बात नहीं, इतनी लाइन पूरी लिख के फिर नोट लगा लो और उसके बाद में लिखना है। हो गया? नोट लगा के लिखो। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से है। ठीक है, इसका संबंध टिहरी बांध से है, मतलब टिहरी बांध जब बनाया जा रहा था उस समय की बात है ये। तो थोड़ा सा इसी हिंट लिए आपको याद रह जाएगा कि चिपको आंदोलन जो है वो शुरू कहां से हुआ था। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। हाँ हाँ, वहां पर भी लोगों ने बलिदान दिया था। पूरी कहानी में आपको जब नदियां कराऊंगा तब बताऊंगा। क्या लिखा? चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है, लिख दिया। और आगे क्या लिखा है? इसका संबंध टिहरी बांध से है। टिहरी बांध से है। टिहरी बांध को बनाया जाना था तभी तो काटा गया इसको। और लिख दो टिहरी बांध भारत का, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है ये। ओके, पर स्थित बांध है ये। ठीक है बेटा, एक बात तो आपने ये नोट लगा कर लिख लिया। अब इसी में आगे लिखे, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में, खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, जिसको तेजा दशमी भी कहते हैं ना, तो ब्रैकेट में लिख देना बेटा तेजा दशमी। भाद्र शुक्ल दशमी या दस्यु, क्या कहते हैं? दस्यु। ठीक है, तो लिख लिया बेटा, को लगता है, तेजा दशमी को लगता है, ब्रैकेट में तेजा दशमी लिख लेना। ठीक है, लिखो खेजड़ी को, खेजड़ी के नाम लिखो फटाफट। खेजड़ी को जांटी, खेजड़ी को जांटी, समी, जांटी, समी, प्रोसोपिस, प्रोसोपिस, सिननेरिया, सिनरेरिया, प्रोसोपिस सिनरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है बेटा। जांटी, समी, प्रोसोपिस सिनरेरिया। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष सिनरेरिया, सिनरेरिया लिख दिया क्या? वह राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, और ये अपना क्या है? राज्य वृक्ष भी है। ठीक है, 83 में बनाया गया था इसको, तो वो अपने राज्य प्रतीक चिन्हों में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ये लिख दिया बेटा, कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी की पूजा, नई लाइन से लिख लो, खेजड़ी की पूजा
दशहरा, दशहरा, विजयदशमी, विजयदशमी, ठीक है, को की जाती है लिख लिया बेटा, ओके। इसके बाद में लिखना इस दिन लीलटांश, इस दिन लीलटांश पक्षी, यस, हाँ, इस दिन लीलटांश पक्षी देखना शुभ माना जाता है, लीलटांश पक्षी देखना शुभ माना जाता है। लिख लिया बेटा। इसके बाद में लिखे रूपायण संस्थान, हाँ, रूपायण संस्थान, रूपायण न कर देना बेटा इसको, रूपायण संस्थान। ये अपने कल्चर डेवलपमेंट के लिए जो है, अपने सांस्कृतिक विकास के लिए जो संस्था बनाई गई है वो कौन सी है, रूपायण संस्थान, ठीक है। इसकी खूब सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग रूपायण संस्थान की। तो लिखो रूपायण संस्थान, आगे लिख दो बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण, बोरुंदा स्थान है बेटा, बोरुंदा, और ब्रैकेट में लिख देना जोधपुर ग्रामीण, रूपायण संस्थान, बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण। इसमें लिखो आगे संस्थापक कौन है बेटा, कोमल कोठारी, लिख लिया बेटा, ठीक है। और इसकी स्थापना लिख लो बेटा कब हुई थी, 1965, 1965। और जो विजयदान नेता बना रहे हो ना बेटा, वे, हाँ, सहयोगी थे, और विजयदान जो देथा है वो इसके सचिव भी रह चुके हैं, है ना। और आपको अगर याद हो, मेरे ख्याल से इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और राजस्थानी जो भाषा अकादमी है उसके द्वारा भी इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और इसके अलावा विशेष इस बात के लिए है कि 2012 में विजय दान देथा को राजस्थान पुरस्कार से नवाजित किया गया था। कौन सा पुरस्कार है, राजस्थान रत्न। कौन सा पुरस्कार है बेटा, ये राजस्थान रत्न। हमने दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पढ़ा नोबेल प्राइज, विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, नोबेल प्राइज है बेटा। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न। लेकिन राजस्थान रत्न जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2012 में। ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में, कि जो ये राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है ये शुरुआत कब हुई थी, तो 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये प्रश्न 2014 में आरपीएससी ने पूछ लिया था कि भाई राजस्थान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो राजस्थान रत्न है। तो विजयदान देथा को राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया है। 2007 में इन्होंने पद्मश्री मिल गया था, और इसके मेरे ख्याल से 1974 के अंदर इनको जो है ना वो अपने राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी जो है उनके द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। तो और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं विजयदान देथा को। इनका वैसे नाम बिज्जी है ना बेटा, विजयदान देथा या बिज्जी कहते हैं बेटा इनको। तो लिखना बेटा हेडिंग लगा के, लिखो विजयदान देथा ऑब्लिक बिज्जी। ये आधा जय फिर पूरा जय है, विजयदान देथा, विजयदान देथा ऑब्लिक बिज्जी, विजयदान देथा ऑब्लिक बिज्जी। इनकी रचना लिखो बेटा, विजयदान देथा, विजयदान देथा या बिज्जी, इनकी रचना बताओ बेटा, इनकी रचना बताओ।
सबसे पहली रचना इनकी है अपने इसमें देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बार प्रश्नों में पूछी गई है, बातारी फुलवारी। विजयदान देथा बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, ये रचना बातारी फुलवारी। अब एक बात सुनना कि ये बातारी जो फुलवारी है ना बेटा, इसके कितने भाग हैं? 14 भाग है बेटा। और ये आर टेट में प्रश्न पूछा गया था। आर टेट का जो पेपर हुआ था ना बेटा 2012, आर टेट का जो पेपर हुआ था 2012, उसमें पूछा गया था भाग कि बातारी फुलवारी के कितने भाग है। तो कितने भाग है बेटा? 14 भाग है। अगला लिखे, नई लाइन से लिखना बेटा। राजस्थानी भाषा में इन्होंने लिखा है दुविधा और अलेखु हिटलर। दुविधा और अलेखु हिटलर, ये इन्होंने राजस्थानी में लिखा है। ये इन्होंने दुविधा, अलग अलग है बेटा, दुविधा और अलेखु हिटलर, ये इन्होंने राजस्थानी में लिखा है। और ये प्रश्न पूछा गया है एलडीसी 2013 में। एलडीसी 2013 में पूछा गया ये वाला प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में लिखना बेटा, अन्य रचना लिखो, परिणीति, परिणीति। ठीक है ना बेटा, एक तो ये परिणीति है, दूसरा है चरणदास चोर। अगली रचना है चरणदास चोर, चरणदास चोर। और इसके बाद में एक और लिख देना बेटा, परिणीति चरणदास तो चोर लिख दिया, और एक इसके आगे लिखना दुविधा। ऊपर लिख तो दिया, कोई बात नहीं, दुविधा लिखना, दुविधा पर। ये तीनों है ना बेटा, परिणीति चरणदास चोर, इन तीनों पर फिल्म बन चुकी है बेटा। इन तीनों पर क्या बनाई जा चुकी है? फिल्म बनाई जा चुकी है। मैं वापस से दुविधा, परिणीति और चरणदास चोर कहानियों पर फिल्म बनी है। हाँ, ऊपर वाली दुविधा ही है। ठीक है बेटा, एक लिखना बेटा चौधराइन की चतुराई। हाँ, आगे लिखना है, नई इनकी रचना है चतुराई, चौधराइन की चतुराई। दोहरी जिंदगी, दोहरी जिंदगी, दोहरी जिंदगी। और एक लिख लो बेटा बापू के तीन हथियारे, बापू के तीन हथियारे, बापू के तीन हथियारे। ये विजय दांडेथा की क्या करती है? पूछी जा सकती है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो इसमें आरपीएससी से पूछा गया है। आरपीएससी 2014 में जो प्रश्न पूछा गया वो विजय दांडेथा को जो ये भारत रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न सबसे पहले मिला 2012 में, वहां से प्रश्न बना। इसके बाद में आरटेट 2012 में बना। इसके बाद में एलडीसी 2013 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। अब लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में 2007 का पद्मश्री, राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? राजस्थान प्रश्न बनाए तो राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? उत्तर लिख दो विजयदान देथा, विजयदान देथा। ठीक है, इसके बाद में लिख लो राजस्थान सरकार ने 2012 में, नई लाइन से लिखना, राजस्थान सरकार ने 2012 में
राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा बेटा? यस, लिखो। राजस्थान सरकार ने 2012 में राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राजस्थान रत्न, राजस्थान रत्न विजयदान देथा को दिया। विजयदान देथा को दिया। लिख लिया बेटा? एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो टॉफी खिलानी पड़ेगी फिर। तो इसमें लिखा क्या क्या लिखा है आपने? राजस्थान सरकार ने जो 2012 का राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है राजस्थान रत्न विजयदान देथा को दिया। राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राजस्थान रत्न विजयदान देथा को देखेंगे अभी। विजयदान देथा का क्या? अब लिखना बेटा इसमें आगे 1974 में 1974 में विजयदान देथा को राजस्थानी भाषा के लिए 1974 में विजयदान देथा को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिख लिया बेटा? तो बस ये बातें और इनकी मृत्यु लिखना बेटा विजयदान देथा की 10 नवंबर 2013। 10 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बस इतनी बातें लिख लेना। तो खेजड़ली गांव लिख लिया बेटा हम लोगों ने। अब इसके बाद में लिखो बेटा सचियाय माता मंदिर। अगला है सचियाय माता। पता है ये इनके कुल किन की कुल देवी है बेटा? ये ओस वालों की है ना, ओस वालों की कुल देवी है ये सचियाय माता मंदिर। कहां पर है बेटा? ओशिया में ही है। तो लिख दो आगे डेस लगा के ओशिया, ओशिया, और लिख दो यह ओस वालों की कुल देवी है। और मैं आपको एक दिन बता रहा था ना बेटा ओसवाल जाति के जो लोग हैं वो यहाँ रुक नहीं सकते इस क्षेत्र में, इस मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है ना बेटा, यहाँ मतलब एक पूरी रात नहीं रुक सकते। वो आएंगे और प्रसाद वगैरह जो उनको चढ़ाना होता है वो चढ़ाएंगे, और अगर उनको रात रुकना होता है तो उस शहर की या उसका जो एरिया है ना बेटा उससे बाहर जाकर रुकते हैं लोग। ओशिया में वो नहीं रुकते। तो ऐसा माना जाए प्राचीन काल से वही कोई बता रहे थे वहाँ ओशिया में एक बार जाना हुआ था, तो वहां के कोई जो थे वो बता रहे थे कि वो उस जाति के जो लोग हैं ना वो यहाँ रुकते नहीं है। इनसे प्राचीन काल से जो सचियाय माता है ओसवाल जाति से काफी नाराज है, तो उनको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात का 2-3 नुकसान हुए होंगे, उसके कारण ये परंपरा चली होगी। तो ओसवाल जाति के जो लोग हैं आते जाते तो हैं, प्रसाद वगैरह वो देके और फिर जो है, और मेरे ख्याल से यहाँ से लेके भी वो वापस कुछ नहीं जाते, जितना प्रसाद वगैरह होता है वो सबका सब यहीं पर वितरण करके जाते हैं, और इससे बाहर जाकर रुकते हैं, इसके अंदर रुकते नहीं है ओसवाल जाति के। मतलब माता उनसे काफी नाराज है कई सालों से, कई वर्षों से, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। तो लिख लिया क्या बेटा? ये ओसवालों की क्या है बेटा? ये कुल देवी है। इसके बाद में लिखो बेटा सूर्य मंदिर। यहां पर सूर्य मंदिर जो है, और आगे डैश लगा के लिख दो ओशिया जोधपुर ग्रामीण। सूर्य जो मंदिर है
लिख दिया। इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा, इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं, इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं। यह ओडिशा के सूर्य कोणार्क मंदिर जैसा है, मतलब उसके समान ही ये भव्य या कलात्मक जो है उसके जैसी है। यह ओडिशा के सूर्य कोणार्क मंदिर जैसा है, कोणार्क मंदिर जैसा है। तो आप समझ गए बेटा ब्लैक पेगोडा क्या हो जाएगा। सुनो बेटा आप बताओ ब्लैक पेगोडा क्या हो जाएगा, ब्लैक पेगोडा का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं पता क्या? रमन बताएगी। रमन बेटा आप बताओ क्या ब्लैक पेगोडा क्या होता है। सपना तो फिर पक्का ही बताएगी, बताओ बेटा। अरे हाँ पीछे फारूक, हाँ इधर आप बता सकते हो मोनिका बेटा आप बताओ ब्लैक पेगोडा आपको बोलो। हाँ वेरी गुड। मैंने म्यांमार में आपको स्वर्णिम पेगोडा पढ़ाया ना, सोने के स्तूप, समझ गए मेरी बात को, सोने के स्तूप स्वर्णिम पेगोडा है तो काला स्तूप जैसा लगता है ये। अरे स्तूप तो जानते हो महात्मा बुद्ध के स्तूप, पिरामिड नहीं देखे हुए क्या आप लोगों के, मिस्र के पिरामिड, तो ऐसे है ये। इसलिए पेगोडा का मतलब क्या होता है, स्तूप। तो ये कैसा स्तूप दिखता है बेटा, ये काले स्तूप के जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है बेटा। इसके बाद में अपने को लिखना है वीर दुर्गादास राठौड़, लिखिए बेटा वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़। तो इसके आगे लिखना है ना बेटा वीर दुर्गादास राठौड़ के आगे कि इनका जन्म सालव, सालव स्थान है बेटा, ब्रैकेट में लिख देना जोधपुर ग्रामीण में हुआ। जन्म सालव लिख लिया बेटा। मृत्यु लिख देना 1718 उज्जैन में। मृत्यु कहां हुई थी बेटा, 1718 में उज्जैन में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है, तो कहां बनी हुई है, उज्जैन में। और उज्जैन मैंने कौन सी नदी के किनारे पढ़ा है, क्षिप्रा नदी के किनारे पढ़ा है। तो आपको पूछा जा सकता, तो ये लिख देना बेटा उज्जैन मध्य प्रदेश में ही, उज्जैन मध्य प्रदेश में ही क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी, सॉरी क्षिप्रा कर देना बेटा ऐसे, या क्षिप्रा होता है वैसे तो ये, हाँ ऐसे लिख देना बेटा क्षिप्रा नदी, ये बिल्कुल सही है, क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में ही क्षिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अच्छा, और इसे क्या कहा जाता है बेटा, एक लिख दो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं ना इसे, वीर दुर्गादास राठौड़ को। और एक कल्लाजी राठौड़ भी आते हैं क्या, चार हाथों वाले देवता, क्यों कहते हैं इनको चार हाथों के देवता, क्या नाम था किसको, हाँ उनको कंधों पे बिठा के वो युद्ध लड़े थे ना ये, अणबिंदिया मोती लिख दिया क्या बेटा। ठीक है, इसके बाद में लिखना राठौड़ों का यूलिसीज कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। और दूसरा लिख लो बेटा राठौड़ों का यूलिसीज कर्नल जेम्स टोड ने कहा है,
यूलिसिस। ये युद्ध हुए ना बेटा यूनान के अंदर, यूरोप में, जैसे मैराथन पढ़ते हैं, थर्मोपल्ली का युद्ध पढ़ते हैं ना, तो वहां से ये नाम लिया गया यूलिसिस का। तो लिख दो, यह जोधपुर के महाराजा वीर दुर्गा जो दास राठौड़ जो है, यह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के सेनापति थे बेटा। और अजीत सिंह के क्या थे बेटा? संरक्षक थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह है ना, इनके नेतृत्व में ऐसा कुछ। तो लिख लिया क्या बेटा? यह जसवंत सिंह प्रथम के सेनापति थे तथा अजीत सिंह के संरक्षक रहे। अजीत सिंह के क्या रहे थे बेटा? संरक्षक रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने कल की क्लास में जो पढ़ा है बेटा 1707 पढ़ा है ना हम लोगों ने। 1707 में कौन सा समझौता पढ़ा था हम लोगों ने? देबारी समझौता। और एक और किसकी मृत्यु पड़ी थी बेटा हम लोगों ने? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब की जो मृत्यु होती है 1707 में, इससे क्या शुरुआत होती है? आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कोई योग्य मुगल शासक तो बना नहीं था। इनके दो पुत्र थे, कौन कौन से? मुअज्जम और आजम। दोनों के मध्य जजाओ का युद्ध होता है ना बेटा? में जो गृह युद्ध शुरू हो गया था औरंगजेब के बाद, तो इसके कोई योग्य शासक तो थे नहीं आगे। लेकिन जो ये इसके दो पुत्र थे मुअज्जम और आजम, तो ये जजाओ का जो युद्ध हुआ था ना औरंगजेब के बेटों के मध्य, इनमें जीता कौन था जजाओं के युद्ध में? मुअज्जम जीता था बेटा। ठीक है बेटा, कौन जीता था? मुअज्जम जीता था। और इस मुअज्जम को अपने कहते हैं बहादुर शाह प्रथम। क्या कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है इसको। बस आगे अपने कल पढ़ेंगे।